गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज से फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो मेन चैप्टर है। ठीक है, तो वो मोशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट चैप्टर जो मेन चैप्टर है वो कौन सा है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और बारी बारी से हम लोग सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, मोशन इन वन डायमेंशन भी इसी को बोला जाता है। तो स्ट्रेट लाइन जो होता है उसको बोलते हैं वन डायमेंशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं वन डायमेंशन। तो कौन से ऐसे मोशन है जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं है? ठीक है, पहचानते हैं कौन से मोशन स्ट्रेट लाइन में, कौन से मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लो इस तरफ को जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो, एक स्ट्रेट लाइन का पाथ हुआ इसका। ठीक है, दैट मीन्स कि ये कैसा है? मोशन स्ट्रेट लाइन है। कोई बॉल को तुमने थ्रो किया, बॉल ऊपर की तरफ गया, ये कैसा मोशन है? एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। किसी बॉल को तुमने ड्रॉप किया, बॉल सीधा नीचे की तरफ आया, ये मोशन भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। तुम किसी एंगल भी इसको, कोई बॉडी किसी एंगल भी मूव कर रहा होता है लेकिन स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है, देन इट इज मोशन स्ट्रेट लाइन। बट अब क्या होता है कि अगर तुम किसी बॉल को थ्रो करते हो, तुम किसी बॉल को, अगर तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम किसी बॉल को थ्रो करते हो, बट अब तुम सीधा ऊपर नहीं फेंकते हो, तुम किसी एंगल में फेंकते हो। सपोज मैं 45 डिग्री में फेंकते हो, कितने फेंक रहे हो तुम उसको? 45 डिग्री में फेंक दो, बॉल कैसा जाएगा? डायरेक्शन पता है कैसा होगा बॉल का? जब बॉल मूव करेगा, बॉल का मोशन कुछ ऐसा होगा। बॉल का मोशन कुछ ऐसा होगा। ये मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं है, कैसा है? ये टू डायमेंशन है, टू डायमेंशनल मोशन है, एक प्लेन का मोशन है, प्लेन पे मोशन है। ठीक है, ये हो सकता है। कभी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है, जैसे घड़ी में जो दो हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, आवर हैंड भी कह सकते हो। ठीक है, वो जो घूम रहे हो, कैसे घूम रहे हैं? वो सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब तुमने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग में एक स्टोन को टाई किया और गोल गोल घुमा रहे हो तुम, तो बेसिकली कैसा मोशन हो जाता है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन टू डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है, तो जो भी मोशन एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, जो भी मोशन एक स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि एक प्लेन पर लाइक है, मान लो स्क्वायर या रेक्टेंगल के शेप में कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो वो भी क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन मोशन तो नहीं है, कंप्लीट मोशन स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये एक स्क्वायर के अलॉन्ग है। ठीक है, स्क्वायर कैसा है? टू डायमेंशनल शेप है, ये टू डायमेंशनल मोशन होगा। जो एक प्लेन के ऊपर लाई करता है, कैसा मोशन होता है? ये प्लेन के ऊपर लाई करता है, टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो दो टाइप के मोशन होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशनल, एक प्लेन पे होता है टू डायमेंशनल। ठीक है, ऐसे थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है, सारा हम लोग पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में। आज हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं, मोशन स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, क्या होता है, फिर हम लोग आगे ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे। क्लियर है? मोशन स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं ये तो दिख गया। कौन कौन से नहीं है मोशन स्ट्रेट लाइन? अगर तुम किसी बॉल को थ्रो करते हो एट सम एंगल 45 डिग्री, 30 डिग्री, एक्यूट एंगल, एट सम एक्यूट एंगल अगर तुम उसको थ्रो करते हो, तो क्लियरली वो कैसा मोशन होता है? वो मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होता है। क्या होता है? मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होता है। जब बॉल को तुम थ्रो करते हो तो उसका एक नाम होता है, कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तुमने बॉल को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे मोशन इन टू डायमेंशन चैप्टर में, मोशन इन अ प्लेन या फिर मोशन इन टू डायमेंशन, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो उसमें ये प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल में समझेंगे। और एक होता है एग्जांपल और टू डायमेंशन कौन सा? सर्कुलर मोशन। ये दो स्टैंडर्ड एग्जांपल है टू डायमेंशनल मोशन के, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, या किसी भी शेप में जा सकते हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी कवर कर सकते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक प्लेन के ऊपर लाई करता हुआ शेप। ये सारे मोशंस कैसे होते हैं? ये मोशन इन टू डायमेंशन होते हैं, मोशन इन प्लेन होते हैं। ठीक है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन क्लियर है? अब आप देखते हैं, अब इसके बाद तुम्हें याद होगा मैंने एक फर्स्ट लेक्चर डाला था, इसका नाम था रेस्ट एंड मोशन। फर्स्ट लेक्चर तुमने देख रखा होगा, क्या नाम है उसका? रेस्ट एंड मोशन। ये एक वीडियो तुम लोगों ने देखा होगा। इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज करता है विद टाइम, एक पार्टिकल चेंज करता है अपने पोजीशन को विद टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन।
एंड इफ अ पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है विद टाइम, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। अगर पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। सारा कुछ क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ये डिपेंड करता है पोजीशन पे कि पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है एट t = 0 तुम्हारे रिस्पेक्ट में, और ये 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, यहीं पे पड़ा हुआ है, क्या हो रहा है पोजीशन में, नो चेंज इन पोजीशन। अगर नो चेंज इन पोजीशन हो रहा है विद टाइम, टाइम गुजर रहा है बट नो चेंज इन पोजीशन हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज एट, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अस, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अस। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अस बोलने का मतलब क्या है कि सपोज करो ये जो है एक ट्रेन की कंपार्टमेंट है, यहाँ तुम बैठे हुए हो और वो जो सामान है वो लगेज रखा हुआ है तुम्हारे सीट के ठीक नीचे रखा हुआ है, मान लो कोई लगेज तुम्हारे सीट के ठीक नीचे रखा हुआ है, तुम्हें जो सीट के नीचे दिखाई दे रहा है, पूरे 1 दिन का जर्नी था, 1 दिन पूरा गुजर गया, 24 आवर्स गुजर गए, तुम्हें अभी भी वो सीट के नीचे ही दिखाई दे रहा है। तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम्हारे उसका जो डिस्टेंस है, तुम्हारे उसका सेपरेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तुम्हारा उसका सेपरेशन टाइम से चेंज नहीं हो रहा है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा, वो रेस्ट पे हो जाएगा, तुम्हारे रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे हो जाएगा। बट कोई बंदा बाहर अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, स्टेशन पे खड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में ये सामान आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, उसका सेपरेशन जो है, सेपरेशन जो है उस बंदे का और सामान का, वो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। तो अगर सेपरेशन बढ़ता है, सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, अगर ये चेंज होता है तो मतलब कि वो मोशन में, अगर नहीं चेंज करता है विद टाइम तो मतलब वो रेस्ट पे। तो सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ये तुम्हें चेक करना है कि सब्जेक्ट सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के साथ क्या हो रहा है, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, अगर ये चेंज होता है तो मतलब मोशन है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, और अगर ये चेंज नहीं करता है, डज नॉट चेंज, तो मतलब रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जर्वर को अलग अलग चीजें दिखाई दे सकती हैं, किसी को रेस्ट पे दिख रहा है, किसी को मोशन में भी दिखाई दे सकता है सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, डज नॉट चेंज पोजिशन मतलब कि उसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे, उसके हिसाब से वो रेस्ट पे। विद रिस्पेक्ट टू बोलने का मतलब उसके रिस्पेक्ट में, मतलब उसके हिसाब से वो रेस्ट पे, और इसका सेपरेशन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि उसके हिसाब से वो मूव कर रहा है, बॉडी मोशन में है बॉडी। इतनी बातें समझ में आ गई, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है, ये हल्का रिवीजन हमने कर दिया जो कि इस चैप्टर का मेन पार्ट है, रेस्ट एंड मोशन। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और टॉपिक हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसको भी हल्का एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। अगर तुम्हें कुछ नोट करना हो तुम वीडियो को पॉज करके दोबारा प्ले करके नोट कर सकते हो। अब हमने एक और टॉपिक पढ़ रखा था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने तुम्हें इसको समझाने के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी दिए थे। ठीक है, एक बार बस हम लोग देखते हैं कि होता क्या है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। ठीक है, और क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को कह सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा उसका लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है, बिकॉज शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ज्वाइनिंग initial and final point, shortest path length joining initial and final point, shortest path length joining initial and final points क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं क्या होता है। तो बहुत लोगों को क्वेश्चंस में कुछ थोड़े बहुत डाउट्स थे, तो मैं सारे क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक बार मैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बता देता हूँ कि क्या होता है। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा था,
लास्ट जो वीडियो था हमारा, उसका सॉल्यूशन वीडियो समझ लो इसको। अब बेसिकली क्या है इसमें, एक रेक्टेंगल था जिसके अंदर एक साइड था 12 मीटर का, एक साइड था 5 मीटर का। एक रेक्टेंगल था जिसमें एक साइड था 12 मीटर का, एक साइड था 5 मीटर का। ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सबको समझ आ ही गया होगा कि ऐसे स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कुछ ऐसा मूव कर रहा है, ABCD मान लेते हैं इसको। 12 फिर 5 फिर 12 फिर 5, इस तरीके से वो मूव कर रहा है। तो उसने टोटल पाथ कितना कवर किया, टोटल पाथ कितना कितना चला है वो, कितने मीटर्स चला है वो, टोटल पाथ मीन्स कितना चला है वो, कितने मीटर्स उसने मूव किया है, कितना मीटर वो चला है, ट्रैवल कितना किया उसने। उसने ट्रैवल कितना किया, पहले उसने 12 मीटर ट्रैवल किया, फिर उसने कितना ट्रैवल किया, फिर 5 मीटर ट्रैवल किया, फिर उसने कितना मीटर ट्रैवल किया, फिर उसने 12 फिर से ट्रैवल किया, फिर उसने 5 और ट्रैवल किया। ये टोटल पाथ लेंथ हो गया, ठीक है। पूरे पाथ का लेंथ कितना हो गया, 12 + 5 + 12 + 5। सो कह सकते हैं पेरीमीटर, बाउंड्री का लेंथ जो है वो पेरीमीटर जो ये उसके बराबर हो गया। ये कितना हो गया, 12 + 5 17 और 17 कितना हो गया, 34 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब पहले इनिशियल पॉइंट को देखो कि इनिशियल पॉइंट कहाँ है, देखो फाइनल पॉइंट कहाँ है। इनिशियल पॉइंट क्या है इसका, इनिशियल पॉइंट ए है। फाइनल पॉइंट जहाँ पूरे मोशन के एंडिंग में जहाँ पहुंच रहा है वो क्या है, फाइनल पॉइंट भी इसका ए है। तुम्हें निकालना होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब तो ये दोनों पॉइंट सेम है, ए से ए तक क्या डिस्टेंस होगा, मतलब क्या पाथ लेंथ होगा, कुछ भी नहीं। जहाँ स्टार्ट किया वहीं पहुंच गया, जहाँ स्टार्ट किया वहीं वापस वो पहुंच गया। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है पूरे मोशन में, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम। जब भी इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, बिकॉज उसका जो लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जीरो होगा, बिकॉज इनिशियल पॉइंट ही फाइनल पॉइंट है। क्लियर है बातें। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या था, सिंपल 12 5 12, ऐसा मोशन था 12 5 12। डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस हो गया 12 मीटर प्लस कितना और ट्रैवल किया उसने, 5 और ट्रैवल किया, फिर 12 और ट्रैवल किया। इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, किधर भी ट्रैवल कर रहा है फर्क नहीं पड़ता, कितना ट्रैवल किया वो फर्क पड़ता है। 12 + 5 + 12, ये टोटल पाथ लेंथ आ जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल पाथ लेंथ, 12 + 12 24 + 5, 24 + 5 कितना हो जाएगा, 29 मीटर्स। ये आ जाएगा उसका डिस्टेंस 12 + 5 + 12, ठीक है। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पर देखते हैं इनिशियल पॉइंट कौन सा है, फाइनल पॉइंट है। पहले इनिशियल पॉइंट को मार्क कर लिया, उसने स्टार्ट कहाँ से किया, ए से स्टार्ट किया, उसने एंड कहाँ पे किया, डी पे एंड किया, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट मिल गया। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो पहले स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं ए से डी तक, इसका जो लेंथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका जो लेंथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। और डायरेक्शन किधर होगा, इनिशियल टूवर्ड्स फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल टूवर्ड्स फाइनल पॉइंट वो डायरेक्शन होता है, मतलब इधर की तरफ पॉइंट करता रहेगा, फ्रॉम इनिशियल टूवर्ड्स फाइनल पॉइंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। ये ट्रैवल्ड पाथ नहीं है, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये है, ए से डी तक की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि जब हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 5 है तो इसका भी लेंथ क्या होगा, इसका भी लेंथ 5 होगा। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। BC जो है, BC इज 5, इस कारण से AD क्या हो जाएगा, AD भी हो जाएगा 5, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। AD भी कितना हो गया, 5 लेंथ का हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर्स फ्रॉम A टू D, डी की तरफ जा रहा है, ए से डी की तरफ 5 मीटर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, सिंपल, ए से बी की तरफ जा रहा था, फिर बी से सी की तरफ जा रहा था, ये 12, ये 5, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा कितना ट्रैवल किया, 12 ट्रैवल किया, फिर 5 ट्रैवल किया, 17 मीटर डिस्टेंस हो गया टोटल पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, फिर से वही सेम काम, इनिशियल पॉइंट को मार्क करो, फाइनल पॉइंट को मार्क करो, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट, तो ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। ब्लैक पे जो एरो दिखा रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, रेड पे जो एरो है वो एक्चुअली उसका जाने का पाथ है, रेड वाला एरो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और ब्लैक वाले पे जो एरो है वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात है। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो तुम्हें एसी का लेंथ निकालना है, एसी का लेंथ निकालना है, एसी का लेंथ तुम्हें ज्योमेट्री से निकालना होगा हमेशा, लेंथ कैसे निकलेगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एक साइड इसका 12 है, एक साइड 5 है, हमें एसी निकालना है, एक साइड 12 है, एक साइड 5 है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर एंड बेस हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया, एक बेस हो गया, और हमें जो निकालना है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 प्लस 25 विल गिव यू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 जो आ जाएगा 169, 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 13 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट है 13 मीटर्स, और डायरेक्शन क्या है इसका, डायरेक्शन है, डायरेक्शन सिंपली दिखा सकते हैं एसी लिख सकते हैं, डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, एसी, अलॉन्ग एसी, फ्रॉम ए टू सी, क्या है डायरेक्शन, फ्रॉम ए टू सी। क्लियर ये बात, फ्रॉम ए टूवर्ड्स सी जो है वो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू सी, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 13 मीटर्स। क्लियर है बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, ऐसा मूव कर रहा है सिंपल 12 मीटर्स, ए से स्टार्ट कर रहा है बी पे पहुंच रहा है 12 मीटर्स, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कितना मूव किया इसने, कितने मीटर्स कवर किया इसने, इसने कवर किया 12 मीटर्स, इसका डिस्टेंस हो जाएगा 12 मीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, इसका डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को मार्क करना होगा, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, तो वो तो सेम स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी बिल्कुल सेम वही स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगा जो पहले था, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ मैं हल्का डिफरेंस दिखा रहा हूँ बिकॉज जस्ट मैं बताने के लिए यहाँ यहाँ पे दो लाइन है, एक उसका पाथ दिखाता है, एक उसका डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, ब्लैक वाला जो ड्रॉ कर रहे हैं वो उसका डिस्प्लेसमेंट दिखाता है ए से बी की तरफ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी, जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ ऑलरेडी गिवन है कितना है 12 मीटर्स, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, फ्रॉम ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दिखाना जरूरी है, डिस्टेंस का डायरेक्शन कभी हम लोग दिखाते नहीं, सिर्फ हम लोग उसकी वैल्यू बताते हैं कितनी उसकी वैल्यू है, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड, जो वैल्यू उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताना जरूरी है, तभी वो कंप्लीट होगा। डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। हम लोग हाँ सारे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीजें बता रहे हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, जहाँ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताना जरूरी होगा उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, जहाँ पर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताना जरूरी है उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज, और जहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम चल जाएगा हमारा उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। तो डिस्टेंस की तरह वो सारे स्केलर क्वांटिटीज हैं, जो डिस्प्लेसमेंट की तरह है वो सारे वेक्टर क्वांटिटीज है। तो हम लोग अलग से स्केलर वेक्टर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, सबके एग्जांपल्स, जितनी फिजिक्स के अंदर टर्म्स आते हैं कौन से स्केलर है कौन से वेक्टर, हम लोग पूरी लिस्ट बना देंगे, ठीक है। तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा उसके बाद। तो ये बातें क्लियर हो गई, 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, इसके बाद और क्वेश्चन कर डालते हैं।
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहा हूँ, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके बाद। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था 1283, कुछ ऐसा मूव कर रहा था। 12 मीटर्स, फिर इधर की तरफ 8 मीटर्स, फिर इधर की तरफ 3 मीटर्स। डिस्टेंस क्या होता है, इसको पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं, कुछ ए बी सी डी मार्क कर लेते हैं अपने तरफ से, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी सी डी जो हो गया वो क्या हो गया, ये पॉइंट्स हो गए जहां से जा रहा है, पहले ए बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है, सी से डी आ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ, कितना टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया, कितना पाथ लेंथ उसने कवर किया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन बिना देखे कितना पाथ लेंथ उसने कवर किया है। क्या हो जाएगा ये 12 + 8 + 3, तो हो जाएगा 23 मीटर्स। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी बच्चों का आया था रिक्वेस्ट की उन्हें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्लियरली समझ नहीं आया कि क्या होता है। हल्का हिंट तो मैंने पहले ही दे रखा था, बहुत लोगों ने सॉल्यूशन भेजा, बहुत करेक्ट भी भेजा था, तो उनके लिए एक तरीके से टाइम वेस्ट ही हो रहा है, रिपीट हो रही चीज़ें। बट कुछ बच्चों का एक्चुअली डाउट आया था कि उन्हें समझ नहीं आया, तो इसलिए मैं दोबारा बना दे रहा हूँ ताकि अब कम से कम क्लियर हो जाए। अभी भी किसी को डाउट होगा तो अलग से मुझसे पूछ लेना। ठीक है, और अब देख लेते हैं एक बार, पॉइंट्स ए एंड डी को ज्वाइन कर लेते हैं, पॉइंट्स ए एंड डी को ज्वाइन कर लेते हैं, बिकॉज हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इसके लेंथ को हमें निकालना है, ये जो ब्लैक वाला है इसका लेंथ को हमें निकालना है। बट इसको लेंथ को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें डॉटेड से कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, ये कुछ कंस्ट्रक्शन होगा हमारा। इस साइड को लेते हुए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ये डॉटेड से हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, तो ये भी 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया है, इसका नाम दे देते हैं ई, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ई। बी डी ई इज परपेंडिकुलर टू, डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए ई, डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए ई। इस तरीके से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर बना दिया है। ठीक है, तो ए बी को जो एक्सटेंड कर रहा है वहाँ पे एक परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। अब ये जो ये जो शेप है बी सी डी ई, ये शेप कैसा है, ये शेप एक रेक्टेंगल है। ये शेप कैसा है, एक रेक्टेंगल है, तो सारे एंगल 90 डिग्री हैं, सारे एंगल 90 डिग्री होने से रेक्टेंगल बनता है। अगर सारे साइड्स भी इक्वल होंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, बट यहाँ पे 8 मीटर 3 मीटर दो अलग साइड्स है ना, बीसी और सीडी का लेंथ अलग अलग है, इस कारण से ये क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर बीसी सीडी इक्वल होंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइड्स अलग अलग है, बीसी और सीडी का लेंथ अलग है, एक बीसी 8 मीटर है, सीडी 3 मीटर, तो डिफरेंट साइड्स का लेंथ है, मतलब कि वो एक रेक्टेंगल है। अब क्या होगा, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ईडी कितना हो जाएगा, वो भी 8 मीटर हो जाएगा, ईडी 8 मीटर हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा, सीडी के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 मीटर्स, बी 3 मीटर्स, ये हो जाएगा। अब बेसिकली तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल तैयार होकर आ गया है। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया हम लोगों को, ध्यान से देखो क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, इसको डी मान लेते हैं इस पॉइंट को, ये ई और ये ए। ठीक है ना, डी ई ए, डी ई ए एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है हम लोगों को। इसमें हमें क्या निकालना है, हमने निकालना है एडी, हमें निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट, मतलब एडी का लेंथ, डिस्प्लेसमेंट है एडी का लेंथ, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो एडी का लेंथ होगा, बिकॉज ए इनिशियल पॉइंट था, डी फाइनल पॉइंट था, ए इनिशियल पॉइंट, डी फाइनल पॉइंट, एडी का जो लेंथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी। ए इनिशियल पॉइंट, डी फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक का जो लेंथ होता है, स्ट्रेट लाइन का लेंथ होता है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमें एडी का लेंथ निकालना है। ठीक है, डी कितना है, डी कितना है, डी की वैल्यू 8 मीटर बता रखी है, डी की वैल्यू 8 मीटर है, और ए ई कितना है, ए से बी तक की लेंथ बता रखी है 12 मीटर्स, और बी से ई तक की लेंथ बता रखी है 3 मीटर्स, तो पूरा कितना हो गया
पूरा हो गया 12 प्लस 3 15, ए हो गया 15 मीटर्स, डी है 8 मीटर, हमें निकालना है एडी है। फिर से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज पी, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, बेस की वैल्यू पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। सिंपल, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों का सम आ जाएगा 289, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर 289 जो हो जाएगा 17। इस तरीके से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 17। क्या आ गई वैल्यू, 17 मीटर्स। आ गई बात समझ, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, कुछ मिस कर गए तो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करो, वापस प्ले करना है प्ले करो, सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास ओपन है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या था, एक सर्कल के अलॉन्ग मोशन था, सर्कुलर मोशन था। एफ पार्ट, एफ पार्ट में क्या था, एफ पार्ट में बता रहा था कि सर्कुलर मोशन, ठीक है। कलर चेंज करना चाहिए ना, अभी तक हम लोग रेड कलर से मोशन को मार्क कर रहे थे, तो रेड कलर से ही मार्क करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसने स्टार्ट किया यहाँ से, ए से स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे वो सर्कल के अलॉन्ग गया 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 गया, वापस आ गया। तुम्हें बताना है कि डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। सर्कल की जो रेडियस है, तुम्हें रेडियस पता होगी, रेडियस पता होगा तुम्हें, रेडियस कितना बता रखा है, रेडियस बता रखा है 14 मीटर्स, रेडियस है 14 मीटर्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा, मतलब पूरा पाथ लेंथ, पूरे पाथ का लेंथ कितना उसने पाथ लेंथ कवर किया है। पूरे पाथ लेंथ को समझने का एक तरीका होता है, तरीका क्या होता है पाथ लेंथ समझने का, कि अगर सपोज करो कि यहाँ से इसको कट कर दें, इनिशियल फाइनल पॉइंट है ना, यहाँ पर उसको कट कर दिया जाए, यहाँ पे इस लाइन को कट कर दिया जाए और इस पूरे को ओपन कर दें, सर्कल बना हुआ सर्कल को पूरा ओपन कर दें। ओपन कर देंगे तो कैसा दिखाई देगा, अगर इस पूरे को ओपन कर देंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये पॉइंट ए है, तो यहाँ हमारा ए पॉइंट है, सर्कल का जो पूरा लेंथ है, उस पूरा लेंथ को हम लोग ओपन कर रहे हैं, ओपन करेंगे कुछ ऐसा बनेगा, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट भी ए ही है, सेम पॉइंट ही है, स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है, एंडिंग पॉइंट भी ए है। बस हम लोग ओपन करके देख लिए कितना उसका लेंथ बन रहा है। ये जो पूरा लेंथ बनेगा ये इसके बाउंड्री का लेंथ होगा, क्या होगा, बाउंड्री का लेंथ, सर्कल का जो बाउंड्री का लेंथ होगा वो ये है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है, सरकमफेरेंस कहते हैं इसको, इसकी वैल्यू आती है 2 पाई आर, इसकी वैल्यू आती है 2 पाई आर, 2 पाई टाइम्स रेडियस, 2 पाई आर। रेडियस की वैल्यू कितनी है 14 मीटर्स। जब भी 7 का मल्टीपल रेडियस होगा, जब भी रेडियस 7 के टेबल में आता हो, जैसे 14 7 14 21 28, तो फिर आसान होता है 22/7 लेना, तो पाई को 22/7 ले सकते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। लेकिन तभी फायदा होता है जब यहाँ पे 7 के टेबल में आने वाले नंबर्स होंगे, तभी क्यों कैंसिल हो सकता है। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की वैल्यू 2 पाई, पाई की जगह क्या लिख सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 14, ये कैंसिल आउट हो गया 2, 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा 88 मीटर्स आ जाएगा, डिस्टेंस आ गया 88 मीटर्स। सरकमफेरेंस का जो लेंथ है वो क्या है, डिस्टेंस है, बाउंड्री का जो लेंथ है वो पूरा डिस्टेंस है, टोटल पाथ लेंथ है ये, पूरा पाथ का लेंथ कितना है, बाउंड्री का लेंथ, तो वो हो जाएगा सरकमफेरेंस, तो वो आ जा रहा है 88 मीटर्स, कितना आ रहा है आंसर 88 मीटर्स, सर्कल का जो सरकमफेरेंस आ रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है इस क्वेश्चन में, इनिशियल पॉइंट कहाँ है भाई, इनिशियल पॉइंट ए पे, फाइनल पॉइंट कहाँ है, फाइनल पॉइंट भी ए पे है, तो इनिशियल पॉइंट भी ए, फाइनल पॉइंट भी ए, इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ स्टार्ट कर रहे हैं मोशन को, इनिशियल पॉइंट शुरू करने वाला पॉइंट वो ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, तो अगर इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0,
इनिशियल पॉइंट भी है, फाइनल पॉइंट भी है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं यहीं पे डायग्राम को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने पूरा ही क्लियर कर दिया, चलो ठीक है, फिर दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। किसी का कुछ मिस हो गया है तो ऐसा नहीं कि छोड़ देना, वापस वीडियो प्ले करके वापस नोट कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल को बनाने की कोशिश करते हैं। पूरा ही डिलीट हो जाता है, गलत बात है। मेरी ड्राइंग काफ़ी ख़राब है। और यहाँ पे जो टूल्स ऑफर कर रहा है ये जूम ऐप, जूम ऐप से मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जूम ऐप पे सेमी सर्कल का शेप नहीं मेंशन कर रहे हैं। सर्कल ड्रॉ करने के बाद वो डायग्राम टिक भी नहीं रहा है, तो एक्चुअली ठीक है, चलो ऐसे ही बना लेते हैं हम लोग। ऐसे बॉडी मूव कर रहा था, कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, ए से बी तक जा रहा था। फिर से एक बार ट्राई करता हूँ थोड़ा बेटर ड्रॉ करने का, अगर हो पाया तो। काफ़ी कांपता हुआ सेमी सर्कल है, लेकिन मान लेना कि सेमी सर्कल है, ठीक है, मान लेना कि परफेक्ट सेमी सर्कल है। मन की आंखों से देखो इसको, ठीक है। तो ये है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है यहाँ ए से, यहाँ पहुँच रहा है बी पे। तो हमें बताना है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। एरो सिर्फ यहाँ दिया, मतलब कि जो रेड वाला जो एरो है वो क्या दिखाता है, किधर बॉडी मूव कर रहा है, पाथ किधर है उसका, ठीक है। ए से बी पे जा रहा है, सेमी सर्कल के अलॉन्ग चल रहा है, सेमी सर्कल के अलॉन्ग जा रहा है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा ये जो सेमी सर्कल का जो आर्क का लेंथ, तो क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ भी बनाया तो उसको मतलब आर्क बोलते हैं, इसको मतलब आर्क का लेंथ निकालना है हमें, आर्क का लेंथ। सरकमफेरेंस नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ बोलेंगे। सरकमफेरेंस कुछ और होता है सेमी सर्कल का। ये आर्क लेंथ निकालना है हमें। आर्क लेंथ क्या होता है, फॉर्मूला, आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360। जहाँ थीटा होता है एंगल जो बनता है सेंटर पे, सर्कल का जो सेंटर होगा वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो थीटा होता है। सेमी सर्कल में कितना एंगल बनता है, यहाँ पे बनता है 180 डिग्री। सेमी सर्कल में एक स्ट्रेट लाइन होता है ना, ए ओ बी जो होता है वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है यहाँ पर सेमी सर्कल के केस में। एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दूसरे क्वेश्चन में 90 60 सब कुछ बनेगा वो, डिपेंडिंग ऑन कि आर्क कैसा है। सेमी सर्कल में ये क्या होता है, जब भी सेमी सर्कल होगा तो हमेशा 180 डिग्री ही होगा। सेमी सर्कल में हमेशा थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर, मतलब 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस 14 मीटर बता रखा है इस क्वेश्चन में भी। 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन 360, क्योंकि 180 एंगल बन रहा है तो ये हाफ हो जा रहा है। ऐसे भी पूरे सर्कल का कितना होता है, 2 पाई आर। अब उसका आधा ही सर्कल का आर्क बचा है। पूरा सर्कल कितना था, 2 पाई आर, अब उसका आधा बचा है, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई 1/2 कर रहे हैं हम लोग। 1/2 करने के कारण ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल ये पाई आर बच गया, पाई बच गया, आर बच गया। तो ये आ रहा है 44 मीटर्स। डिस्टेंस हो गया, पाथ लेंथ 44 मीटर्स। क्योंकि आर्क लेंथ कितना हो गया यहाँ पर, आर्क लेंथ सेमी सर्कल का क्या हो गया, सेमी सर्कल के केस में आर्क लेंथ आ गया पाई आर। डायरेक्टली चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, नहीं तो हमेशा 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 यूज कर सकते हो, ये हमेशा वैलिड है। 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई थीटा अपॉन 360 हर एक सर्कुलर पाथ के लिए वैलिड है। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फिर से पुराना तरीका, पहले ब्लैक कलर चूज कर लेते हैं पेन का, फिर हमें इनिशियल पॉइंट मार्क करना है, फाइनल पॉइंट मार्क करना है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक ब्लैक एरो जो दिखाएगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया ए से बी की तरफ, ए टू बी। और वैल्यू कितनी है इसकी, मैग्नीट्यूड कितनी है, लेंथ ऑफ ए बी के बराबर है। मैग्नीट्यूड है लेंथ ऑफ ए बी के बराबर, मैग्नीट्यूड है लेंथ ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड है लेंथ ऑफ ए बी। क्लियर है बात।
ए बी है क्या इस सर्कल के लिए? ए बी इस सर्कल का डायमीटर है। ए बी क्या है? सर्कल का डायमीटर हो गया। सर्कुलर आर्क ड्रॉ कर रखा है, ए बी उसका डायमीटर है। ए बी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स रेडियस। डायमीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस। इतनी बेसिक मैथ्स तो पता होगी ना, डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स रेडियस। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस की वैल्यू कितनी है? 14 मीटर्स। 2 टाइम्स 14 कितना हो जाएगा? 28 मीटर्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 28 मीटर। डायरेक्शन क्या हो गया? ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में शेप कैसा है? शेप है क्वाड्रेंट। शेप कैसा है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का 1/4, सर्कल का 1/4 ऑफ सर्कल। सेमी सर्कल है हाफ ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट होता है 1/4 ऑफ सर्कल। कैसा दिखता है क्वाड्रेंट? ऐसा कुछ। यहां से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, बस टॉप पॉइंट तक जाके रुक गया। सब सेमी सर्कल कंप्लीट नहीं किया, सेमी सर्कल का भी आधा हो गया। यहाँ कहीं सेंटर होगा सर्कल का। ठीक है, तो रेडियस 14 मीटर मतलब क्या होता है? सेंटर से किसी भी पॉइंट को तुम देखो सब 14 मीटर्स पे ही होंगे। सेंटर से सर्कल पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट 14 मीटर्स पे ही होगा। ये भी 14 मीटर्स होगा, ये भी 14 मीटर्स होगा, क्योंकि सेंटर से कोई भी पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, ए एंड बी सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इस कारण से ओ ए कितना हो जाएगा? ओ ए 14 मीटर्स हो जाएगा, ओ बी भी 14 मीटर्स हो जाएगा। रीजन क्या है कि दोनों रेडियस, रीजन क्या है कि दोनों, ये दोनों रेडियस है, सिर्फ दोनों की वैल्यू सेम होगी। रेडियस की वैल्यू सेम होती है हमेशा। रेडियस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल का कोई भी एक पॉइंट पकड़ना है, सेंटर पकड़ना है, उनको ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? वो रेडियस बन जाएगा, वो रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस हो गया। इसमें कहीं कोई डाउट? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब हमें निकालना है डिस्टेंस। ऐसे अगर कोई बॉडी जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है सर्कल के अलोंग, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये एंगल कितना होता है? ये एंगल होता है 90, ये एंगल होता है 90। यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। आर्क लेंथ कितना होता है? 2πr मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360। 2πr कितना हो गया? 2 × 10⁻⁷ इंटू रेडियस कितना हो गया? 14। थीटा कितना हो गया? 90 अपॉन 360। क्लियर है ये बात? क्वेश्चन क्लियर है कैसे कर रहे हैं सॉल्व? तो आगे 22 मीटर्स, ये क्या आ गया? ये डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस आ गया जो किसके बराबर है? ये आर्क लेंथ के बराबर है। डिस्टेंस किसके बराबर है? आर्क लेंथ के बराबर है। आर्क का लेंथ कितना था? डिस्टेंस किसके बराबर है? आर्क लेंथ के बराबर है। कि आर्क का लेंथ कितना था? दिखाते कैसे? इसको ऐसे दिखाते हैं, ए बी उसके ऊपर ऐसा दिखाते हैं, मतलब कि आर्क लेंथ की बात है। ए बी आर्क लेंथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक सेमी सर्कल जैसा इसके ऊपर दिखाते हैं, ए बी ऐसा, ए बी ऐसा। तो ये मतलब आर्क लेंथ होता है। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है आर्क लेंथ। कि ए बी आर्क का लेंथ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? ए बी आर्क का लेंथ निकाल रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा डिग्रीज में यूज करना जरूरी है। थीटा अपॉन 360 करने का थीटा तुम्हें डिग्री में यूज करना जरूरी है। किसी और यूनिट में करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। थीटा अपॉन 360 करना है तो तुम्हें डिग्री में यूज करना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। या फिर सिंपल देखिए तो सिंपल क्या होता है? ये 1/4 ऑफ सर्कल है, 1/4 ऑफ सर्कल, तो 1/4 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2πr। ये आर्क लेंथ हो जाएगा 1/4 इंटू 2πr, बिकॉज 1/4 ऑफ सर्कल होता है क्वाड्रेंट। सेमी सर्कल हाफ ऑफ सर्कल था, तो सेमी सर्कल का क्या था? 1/2 इंटू 2πr था सेमी सर्कल के लिए। हाफ इंटू 2πr सेमी सर्कल का था, बिकॉज वो हाफ ऑफ द सर्कल था। क्वाड्रेंट 1/4 ऑफ द सर्कल है। सारी बातें क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना बाकी है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमने। डिस्प्लेसमेंट क्या देखना होगा? इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट का देखना होगा मैं इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। पहले ब्लैक कलर का पेन यूज कर लेते हैं, ब्लैक। फिर इनिशियल पॉइंट को मार्क करते हैं, फाइनल पॉइंट को मार्क करते हैं और स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन से।
जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच में, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ए बी। ये ए बी अब आर्क लेंथ नहीं है, अब ये स्ट्रेट लाइन का लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। ये कॉर्ड का लेंथ है। अब ये आर्क नहीं है, कॉर्ड है। ठीक है, आर्क मतलब जो ऐसा कर्व सब बन रहा है वो आर्क होता है, और जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या होता है? वो कॉर्ड होता है। सेम पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाला ये, बट अगर कर्व्ड पाथ से करेंगे तो आर्क लेंथ कहते हैं, स्ट्रेट लाइन से कहेंगे तो कॉर्ड लेंथ कहते हैं। तो कॉर्ड लेंथ हो गया, हमें कॉर्ड निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट जो ए बी का लेंथ है, कॉर्ड का लेंथ है, स्ट्रेट लाइन का लेंथ है, वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोगों को। ये थोड़ी प्रैक्टिस से आएगी कैसे हम लोग निकाल रहे हैं ज्योमेट्री। देखो शेप कहीं भी राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे? ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दोनों का लेंथ कितना है? 14 14। ये हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, नहीं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। रूट नहीं लिखेंगे अभी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 14 14 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? वही 14 है, तो 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 14 स्क्वायर का मल्टीप्लाइड बाई 2, 14 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट अंडर 14 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 14 रूट 2। कितना हो जाएगा? 14 रूट 2। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 14 रूट 2। डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी, फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी along the straight line joining A and B, from A towards B along the straight line joining A and B. ठीक है, from A towards B along the straight line joining A and B, along straight line AB. ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन हो गया। और वैल्यू कितनी है? मैग्नीट्यूड कितनी है डिस्प्लेसमेंट की? 14 रूट 2। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 14 रूट 2। ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हमने बताया। ठीक है, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये लास्ट के 3 क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हम लोग आई पार्ट स्टार्ट करें। जो अच्छा क्वेश्चन है आई पार्ट से, आई जे के काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। इनको तभी ट्राई करना जब तुमने खुद से, मतलब सॉल्यूशन तभी देखना जब तुमने अटेम्प्ट कर रखा है। ठीक है, बिना अटेम्प्ट के सॉल्यूशन देखने से तुम्हें नुकसान हो जाएगा। पहले इसको अटेम्प्ट करना फिर सॉल्यूशन देखना। अगर तुमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो फिर सॉल्यूशन देख सकते हो। यहाँ पे एक आर्क सा बना रखा है। मेरी ड्राइंग यार बहुत खराब है, इस कारण से तो ही प्रॉब्लम आ रही है। ये आर्क बना रखा है, इस तरीके का आर्क। चलो थोड़ी ठीक ठाक तो बनी है आर्क। ये एंगल यहाँ पे कितना? 60 डिग्री। बंदा जा रहा है इस तरीके से आर्क के अलॉन्ग। कैसे जा रहा है? आर्क के अलॉन्ग जा रहा है। ये ओ है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्क लेंथ ए बी। ए बी का आर्क लेंथ देखना होगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा। का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360। थीटा डिग्रीज में होना जरूरी है। थीटा क्या होना चाहिए? डिग्रीज में होना चाहिए। और ये एंगल कौन सा होता है? एंगल विच द आर्क मेक्स एट द सर्कल, एंगल विच द आर्क मेक्स एट द सर्कल। थीटा इज द एंगल made by arc at the center of the circle, angle made by arc at the center, angle made by arc at center। यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? थीटा का वैल्यू कितना बता रखा है इस क्वेश्चन में? थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में 60 डिग्री है। इस क्वेश्चन के लिए थीटा 60 डिग्री है। डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग सिंपल फॉर्मूला से, 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर सकते हैं। रेडियस कितना है? 14 मीटर्स। क्वेश्चन में दिया हुआ था ऑलरेडी, 14 मीटर्स रेडियस है सबका।
सारी केस में 14 मीटर ही मैंने सेम यूज कर लिया है ताकि कोई डाउट ना हो। 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 60 अपॉन 360, बिकॉज दोनों डिग्रीज में होना जरूरी है। ये आ जाएगा 1/6, 2 के टेबल में ये कट जाएगा 3, 7 के टेबल में ये कट जाएगा 2, ये आ जाएगा 44/3 मीटर्स। 44/3 मीटर्स आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है? डिस्प्लेसमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पहले मार्क करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को चूज करो, ए इनिशियल पॉइंट था, बी फाइनल पॉइंट था। ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? ए से बी की तरफ अलॉन्ग दिस स्ट्रेट लाइन। हमें ए बी का लेंथ निकालना है। हमें क्या निकालना है? हमें ए बी का लेंथ निकालना है। हमें पता है कि ओ ए बी जो है, ओ ए बी कैसा बन रहा है? एक ट्राइंगल सा बन रहा है। ओ ए बी एक ट्राइंगल सा बन रहा है। इसको थोड़ा अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं बिकॉज इसका तो टूल्स अवेलेबल है हमारे पास। ओ ए बी एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ओ ए बी एक ट्राइंगल है। ओ ए बी एक ट्राइंगल है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? ओ ए बी एक ट्राइंगल, इसमें ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है। ये एंगल कितना बता रखा है? ये एंगल बता रखा है 60 डिग्री। अब एक खास बात ध्यान रखना कि ओ ए और ओ बी क्या दोनों रेडियस है। ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस, दोनों की वैल्यू 14 मीटर होगी। ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। रेडियस का मतलब क्या होता है? सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो रेडियस होता है, वो सब सारे इक्वल होते हैं। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू 14 मीटर्स, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू 14 मीटर्स। तो ये दोनों वैल्यू 14 मीटर्स। ठीक है, ये ट्राइंगल कैसा बन गया? ट्राइंगल बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसा बन गया? दो साइड्स इक्वल है तो मतलब कैसा ट्राइंगल होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, दो साइड्स अगर बराबर होते हैं ट्राइंगल तो क्या बोलते हैं उसको? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ऐसे ट्राइंगल का बेस एंगल सेम होता है। ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, दोनों एंगल्स बराबर होंगे। इसको अगर एक्स मानते हैं तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि बेस एंगल्स क्या होते हैं? बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। अब एक रूल क्या होता है हमारे पास? सम ऑफ एंगल्स, सारे एंगल का जो अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 आना चाहिए। 60 प्लस एक्स प्लस एक्स मिलाए कितना बनना चाहिए? 180 बनना चाहिए। 60 प्लस एक्स कितना बनना चाहिए? 180 बनना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 60 प्लस 2x, ये 180 बनना चाहिए। मतलब 2x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा 180 माइनस 60, 2x आ जाएगा 120 डिग्री। 2x आ जाएगा 120 डिग्री, तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 120 अपॉन 2, ये आ जाएगा 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री। x का आंसर आ रहा है 60। तीनों एंगल कितना आ गया? 60 60 60, तीनों आ गया 60 60 60। ये कौन से ट्राइंगल के अंदर होता है? तीनों एंगल 60 डिग्री किस एंगल ट्राइंगल के अंदर होता है? अगर तीनों एंगल 60 60 60 है मतलब कि वो ट्राइंगल कैसा है? वो ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर तीनों एंगल बराबर है 60 60 60 तो मतलब वो ट्राइंगल कैसा है? वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल बोलने का मतलब सारे साइड्स बराबर है। इक्विलैटरल बोलने का मतलब सारे साइड्स बराबर है। तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा? ए बी का लेंथ भी 14 मीटर ही होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस कारण से ए बी का लेंथ कितना होगा? ए बी का लेंथ आ जाएगा 14 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 14 मीटर्स। ए बी का जो लेंथ है 14 मीटर्स। यहाँ मैंने स्ट्रेट लाइन दिखाया, मतलब कॉर्ड का लेंथ। ये कौन सा कॉर्ड? ये आर्क लेंथ है, कॉर्ड का लेंथ है। अगर घुमा के बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसा बनेगा तो ये आर्क लेंथ होता है। अगर ऐसा बनाएंगे तो ये कॉर्ड लेंथ होता है। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो कॉर्ड लेंथ, ऐसा घुमा के बनाएंगे तो आर्क लेंथ। ठीक है, 14 मीटर्स क्या है? ये स्ट्रेट लाइन का लेंथ है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट 14 मीटर्स आ गया। कैसे निकाला हम लोगों ने? फिर से एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ओ ए बी, ओ ए की लेंथ ओ बी के बराबर रेडियस रेडियस, ओ ए ओ बी बराबर रेडियस रेडियस हो गया। बेस एंगल सेम हो जाएगा एक्स एक्स। ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि सारे एंगल्स का सम कितना होता है? सारे एंगल्स को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। 60 प्लस एक्स कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। 60 प्लस एक्स कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू कितनी आती है? एक्स की वैल्यू 60 आती है। तो एक्स 60 आने का मतलब क्या है? एंगल्स क्या क्या होगा? 60 हो गया 60 हो गया 60 हो गया। एंगल बनेगा 60 60 60।
तीनों एंगल बराबर है 60। ऐसा सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में होता है। सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में तीनों एंगल बराबर होते हैं, 60 होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, सारे साइड्स भी बराबर होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल से सारे साइड्स बराबर होते हैं, तो ओ ए 14, ओ बी 14, ए बी कितना होगा, ए बी भी 14 होगा। तो ये एक मेथड है, ये एक मेथड है। एक और मेथड हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक और मेथड हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री एक और मेथड हो सकता है, उसको भी देख लेते हैं। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री कैसे होगा ये सॉल्व। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्टेंस ऑलरेडी सेम है, डिस्टेंस तो सेम है, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। डिस्टेंस होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360, तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया। ये तुम्हें सीख गया तुम्हें कि ये कैसे करते हैं हम लोग। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ ए बी निकालना चाहते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। कैसे निकलेगा, ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल क्या था हमारे पास, बहुत सिंपल सा ट्राइंगल था हमारे पास। ऐसा कुछ ट्राइंगल बन गया हमारे पास, ठीक है। पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, पॉइंट्स कौन कौन से, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। ओ ए का लेंथ 14 मीटर्स, ओ बी का लेंथ 14 मीटर्स। अब एक खास प्रॉपर्टी होती है सर्कल की। सर्कल की खास प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सर्कुलर सेंटर से अगर कभी भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे कॉर्ड पे, कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है, कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है, जब भी सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है, ऐसा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसा कलर चेंज कर लेते हैं, बिकॉज ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का कलर चेंज कर देते हैं। ये हमारे लिए कंस्ट्रक्शन है, ऐसा कलर चेंज कर लेते हैं। ओ से ए बी पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि जब भी ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम लोग, तो ये एक्चुअली मान लो इसको ओ एम बोल लेते हैं, ओ एम। तो ये एक्चुअली क्या करता है कि बेस को बाइसेक्ट, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दोनों ये दोनों भी इक्वल इक्वल लेंथ हो जाएंगे। ये अगर एक्स है तो ये भी एक लेंथ एक्स है, ये लेंथ एक्स है तो ये भी लेंथ एक्स है, ठीक है। दोनों लेंथ बराबर होंगे, तो ए एम इक्वल्स टू एम बी इक्वल्स टू एक्स, ए एम इक्वल्स टू एम बी इक्वल्स टू एक्स। और साथ में क्या होता है कि ये एंगल भी बाइसेक्ट हो जाता है, 60 था ना, उसका आधा आधा हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनते हैं। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल चाहे तो प्रूव कर सकते हो, प्रूव करना दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होना चाहिए। तो ए एम एम बी के बराबर होता है, और एंगल ए ओ एम एंगल एम ओ बी के इक्वल हो जाता है, 30 हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से हम लोग निकालते हैं, देखो हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, हम लोग निकालेंगे साइन 30। साइन 30 कितना होगा, साइन 30 इन ट्राइंगल ए ओ एम, इन ट्राइंगल ए ओ एम करते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल ए ओ एम। ट्राइंगल ए ओ एम में साइन 30 कितना निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। या हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्राइंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड, इस ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड क्या है 14 मीटर्स, तो हाइपोटेन्यूज 14 मीटर्स है, कोई डाउट तो नहीं होगा। ए ओ एम जो ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड क्या है 14 मीटर्स, यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है। परपेंडिकुलर कौन सा होता है पहचानना आता है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में जो काम आएगा हमें। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, पहचानना बहुत जरूरी है। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है। एंगल को देखो, एंगल कहाँ पे है, 30 है, ये एंगल परपेंडिकुलर होता है सामने वाला साइड, सामने वाला साइड जो एंगल के सामने वाला साइड वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, और जिसके साथ एंगल बन रहा है वो हो जाएगा बेस। तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गया एक्स, अब बेस हो गया जिसके साथ एंगल बन रहा है। एंगल बन रहा है ए ओ और ओ एम के बीच में, एंगल बन रहा है ए ओ 30 डिग्री जो बन रहा है एंगल, वो ए ओ और ओ एम के बीच में बन रहा है, ठीक है। और सामने वाला साइड कौन सा है, एक्स। साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 14। साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, साइन 30 की वैल्यू हो जाती है हाफ। एक्स अपॉन 14 क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 14 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, तो हो जाएगा 7। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है। ए बी कितना है, ए बी कितना है, हमें जो ए बी निकालना था वो एक्स प्लस एक्स 2x है, ए बी कितना है, ए बी 2x है, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स की वैल्यू कितनी आई 7, ए बी आ जाएगा 14 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए बी का लेंथ, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए बी का लेंथ जो कि कितना हो जाएगा 14 मीटर्स।
डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी along the line joining A and B, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी along the line joining A and B। ये सारी बातें क्लियर है। कैसे निकाला हमने लेंथ, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया OM, परपेंडिकुलर बनाया अपनी तरफ से OM ने दोनों ट्राइंगल को डिवाइड कर दिया इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, OM ने ट्राइंगल को डिवाइड किया इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्राइंगल AOM, ट्राइंगल AOM कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल BOM, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, AOM और BOM दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है, एंगल साइड प्रॉपर्टी कह सकते हैं, AAS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है, AAS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट, नहीं AAS तो नहीं बोल सकते, RHS से कॉन्ग्रुएंट है। AAS तो हमने बाद में मार्क कर दिया है, पहले से 30-30 गिवन नहीं था, पहले सिर्फ 60 गिवन था। कॉन्ग्रुएंसी कौन से क्राइटेरिया से, RHS हो गया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, हाइपोटेन्यूज का साइड की वैल्यू बराबर 30, 14 14 दोनों है, हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम है, एक साइड कॉमन है, OM दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे राइट एंगल दोनों का बन गया, इस कारण से दोनों कॉन्ग्रुएंट। RHS क्या होता है, राइट एंगल, दोनों का राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज 14 14 दोनों का सेम है, और एक साइड कॉमन है। कौन सा साइड कॉमन है, OM कॉमन है, दोनों में OM कॉमन है, तो एक साइड कॉमन हो गया। RHS के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए, RHS के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से क्या होता है, दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगे, AM MB बराबर हो जाएगा, एंगल कौन सा, एंगल AOM और एंगल MOB दोनों 30-30 हो जाएगा, इक्वल इक्वल हो जाएगा, 60 का हाफ हाफ 30-30, AB का हाफ हाफ XX। ठीक है, अब हमने ट्राइंगल में क्या यूज करना है, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री निकाला हम लोगों ने, वहां से हमने कैलकुलेट कर लिया, कोई डाउट तो नहीं है। इस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, जिसमें सबको डाउट था, नेक्स्ट क्वेश्चन सबको ही डाउट था, सब नहीं मतलब मिस्टेक किए थे, ये वाला भी कुछ लोगों ने सही किया था, बट बहुत लोगों को डाउट था इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन सब नहीं मतलब गलत किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। आई पार्ट के बाद जे पार्ट, जे पार्ट में क्या था, ये सर्कुलर आर्क है, सर्कल का एक पार्ट है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है सर्कुलर आर्क। ठीक है, सर्कुलर है, ये कैसा है, सर्कुलर है आर्क जैसा, ये ज्यादा बेटर बन गया, इसी को कंप्लीट कर देता हूँ। सर्कुलर आर्क है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर आर्क के अलावा, ऐसे मूव कर रहा है, ए से बी तक जा रहा है, सेंटर फिर से ओ है, और रेडियस कितना बता रखा है, रेडियस बता रखा है 14 मीटर्स, लेकिन अब एंगल कितना बताया, थीटा बताया, एंगल थीटा बताया। तुम्हें एंगल के टर्म्स में बताना है कि कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो अगर थीटा डिग्री से बताया, थीटा डिग्री से बताया होगा, अगर थीटा डिग्री से बताया तो सिंपली सॉल्व कर सकते हो। ये क्या आ जाएगा, 2πr, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा, थीटा मतलब थीटा, एंगल थीटा ही बताया हुआ, अपॉन 360, यानी आप गिवन एंगल थीटा है, तुम थीटा के टर्म्स बता, थीटा तुम निकाल नहीं सकते हो। बहुत लोग क्या डाउट हो कि थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा खुद ही वैल्यू है, तुम्हें गिवन एंगल है थीटा, थीटा अपॉन 360, ये कट जाएगा, 180 आ जाएगा वैल्यू, पाई को पुट करते हैं 22/7, रेडियस पुट करते हैं 14, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू थीटा बाई 180। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 90 आ जाएगा, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा 45, तो 11 टाइम्स थीटा अपॉन 45। ये बहुत लोगों ने आंसर सही निकाला था डिस्टेंस का, डिस्टेंस बहुत सिंपल था। अब निकालेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नोट कर लो, डिस्प्लेसमेंट निकालना स्टार्ट करते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए पहला काम, ब्लैक कलर का हम लोग पेन यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट को मार्क करने के लिए। फिर ए से बी तक ये डिस्प्लेसमेंट होगा अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। तो हमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन का लेंथ चाहिए हमें स्ट्रेट लाइन का लेंथ चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से ओ ए और ओ बी कितना है, दोनों बराबर है 14-14। ठीक है, तो अब मैं डिस्टेंस वाले सॉल्यूशन को क्लियर कर रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना शुरू करते हैं।
इस तरीके का कुछ ट्रायंगल बन गया हमारे पास। ट्रायंगल के पॉइंट्स कौन से हैं? ये ओ पॉइंट्स है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। खास बात क्या है कि ओ ए और ओ भी बराबर है, कितना कितना 14 14 दोनों है। बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों रेडियस है, रेडियस हमेशा बराबर होता है। ओ सेंटर है, सेंटर से किसी भी पॉइंट सर्कल पर लाई करेंगे तो वो रेडियस हो जाएगा, तो 14 14 दोनों हो गए। हमें ए बी का लेंथ निकालना है, तो फिर से हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना है? पुराना वाला कंस्ट्रक्शन सेम करना है, ट्रिग्नोमेट्री वाला जो किया था हमने पहले। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ओ से लेके ए बी तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है। इस परपेंडिकुलर का नाम दे दिया एम, ओ एम। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने। अब दोनों ट्राइंगल क्या बन जाएगा? दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट, ये भी मैं दिखा देता हूँ कैसे। ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, कॉमन साइड, साथ में क्या है? ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, क्योंकि दोनों रेडियस है, इक्वल्स टू 14 मीटर्स, क्योंकि दोनों रेडियस है। इसके बाद क्या है हमारे पास कि एंगल ए एम ओ इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। कौन सा क्राइटेरिया बन गया यहाँ पे? यहाँ क्राइटेरिया आ गया हमारे पास आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इस क्राइटेरिया के हिसाब से क्या हो गया? ट्राइंगल, ट्राइंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम ओ। ये तुम लोगों ने सबने पढ़ रखा होगा 9th क्लास में, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी तुम सबने पढ़ रखा होगा। अब इसके बाद क्या है? पूरा एंगल कितना था? पूरा एंगल थीटा था, ये पूरा एंगल थीटा था। अब क्या होगा? आधा आधा बढ़ जाएगा, अब दो पार्ट्स हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएगा? थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होता है ना, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये थीटा बाई टू, ये थीटा बाई टू, और साइड्स क्या हो जाएंगे? ए एम और बी एम बराबर हो जाएगा। ए एम हो जाएगा एक्स, बी एम हो जाएगा एक्स। ए एम की वैल्यू एक्स, बी एम की वैल्यू एक्स, दोनों बराबर होना जरूरी है। ऐसा एक रूल भी है कि अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, तो कॉर्ड गेट्स बाइसेक्टेड। बाइसेक्टेड में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कॉर्ड गेट्स बाइसेक्टेड, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया कॉर्ड, एक्स और एक्स, ठीक है। अब हम लोग यूज करेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए एम ओ, इन ट्राइंगल ए एम ओ क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाई टू इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा बाई टू इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर की वैल्यू है, परपेंडिकुलर में सामने वाला साइड, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? सामने वाला साइड। थीटा बाई टू के सामने वाला साइड कौन सा है? ये वाला, ये परपेंडिकुलर होगा। हमें यूज करना होगा परपेंडिकुलर जगह क्या यूज करना होगा? एक्स यूज करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू एक्स है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस नहीं होता, बेस होता है टैन थीटा। बेस क्या होता है? टैन थीटा होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें यूज करना है। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा बाई टू इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हो गया? एक्स, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया 14, परपेंडिकुलर एक्स, हाइपोटेन्यूज 14, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा बाई टू। तो ये हमारा आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 14 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा बाई टू। ए बी का लेंथ क्या? ए बी का लेंथ हो जाएगा 2 टाइम्स 14 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा बाई टू, क्योंकि ये साइन थीटा बाई टू था, एक्स बाई 14 क्या था? साइन थीटा बाई टू था, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 14 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इक्वल टू 14 इंटू साइन थीटा बाई टू। ए बी क्या डबल है? ए बी क्या डबल है एक्स का? 2 इंटू 14 साइन थीटा बाई टू, क्या हो गया आंसर? 28 साइन थीटा बाई टू। 28 साइन थीटा बाई टू, ठीक है। जनरल क्या होता है? जनरल बताता हूँ तुम्हें, जनरल क्या होता है? 28 साइन थीटा बाई टू, इसको नोट कर लो अच्छे से, वीडियो को पॉज कर लो, आराम से इसको नोट कर लो। फिर मैं तुम्हें एक जनरल रिजल्ट बताता हूँ। जनरल क्या होता है? एक जनरल रिजल्ट क्या है? जनरल रिजल्ट है कि जब भी कोई आर्क लेंथ होगा, जब भी कोई आर्क लेंथ होगा, अगर सेंटर पे वो थीटा बनाता है, सेंटर पे क्या बनाता है? थीटा बनाता है, ठीक है। रेडियस इसका आर है, अगर रेडियस आर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, याद रखना, 2r साइन थीटा बाई टू। अगर रेडियस आर है तो क्या बनता है? डिस्प्लेसमेंट 2r साइन थीटा बाई टू। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आती है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो आता है 2r साइन थीटा बाई टू, ये याद रख सकते हो।
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 2r sin थीटा बाई 2। स्ट्रेट लाइन का लेंथ कितना आ जाएगा 2r sin थीटा बाई 2। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन का लेंथ कितना आ जाएगा 2r sin थीटा बाई 2। कि याद रखना, ये रिजल्ट याद रखना है, इससे तुम्हारा कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। 2r sin थीटा बाई 2। डन? क्लियर यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास? एक ट्राइंगल बना हुआ था जिसके अंदर ए बी सी था 5 मीटर एंड 60 डिग्री। एक और क्वेश्चन रहता था हमारा, बस उसको कर लेते हैं, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, तो कैसे यूज करेंगे। आज बस पुरानी चीज़ों को रिवाइज करके एक बार पुराने क्वेश्चन जो थे उनके सोल्यूशन एक बार बना देता हूँ मैं सबके, ताकि किसी बच्चे को डाउट ना हो। हमारा टारगेट है कि सारे बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट से, बहुत ही अच्छे रैंक से IIT निकाले। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि सारे बच्चों का क्लियर हो कॉन्सेप्ट। एरो कहाँ पे था? एरो था ए से बी, बी से सी। पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, ए बी सी कहाँ पर है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। एरो मार्क किया ए से बी, बी से सी। ए सी पे कोई एरो नहीं है, याद रखना, ए सी पे कोई एरो नहीं है। ये बता रखा है 5 मीटर्स, और ये एंगल मार्क कर रखा है, कितना एंगल है ये 60 डिग्री। 5 मीटर 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या है, हमें बीसी का लेंथ बताया नहीं गया, हम निकाल सकते हैं। हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अगर एक एंगल और एक साइड हो, वन एंगल एंड वन साइड अगर गिवन है, तुम सारे साइड्स निकाल सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वन एंगल और वन साइड पता है, तुम बाकी सारे साइड्स निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ये 60 डिग्री है, अब तुम्हें मार्क करना है परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है। लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेन्यूज होता है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज में कोई डाउट नहीं है। परपेंडिकुलर एंड बेस में थोड़ा डाउट होता है। किसमें डाउट होता है? परपेंडिकुलर एंड बेस में डाउट होता है। लॉन्गेस्ट साइड हो गया हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। एंगल के सामने वाला साइड, एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है? एंगल के सामने वाला साइड को देखो, एंगल के फेसिंग जो साइड है वो होता है परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाला साइड जो है वो बेस होता है। परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे BC, बेस हो गया यहाँ पे 5 मीटर्स, हाइपोटेन्यूज हो गया AC। अब निकालते हैं साइन थीटा। साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है P, जो हमें निकालना है। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इसका हमारा कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हमें दोनों नहीं पता है, परपेंडिकुलर भी नहीं पता, हाइपोटेन्यूज भी नहीं पता है। अब ट्राई करते हैं cos 60। cos 60 क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है h, जो हमें निकालना है, जो AC जो लेंथ है, h निकल जाएगा यहाँ से। cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है √3/2। cos 60 होता है √3/2, तो हो जाएगा 5/h। h कितना आ जाएगा? h हो जाएगा 5 इंटू 2/√3। करेक्ट कर रहे हैं? cos 60 √3/2, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/हाइपोटेन्यूज आ गया। हाइपोटेन्यूज आ गया 5 इंटू 2/√3, 10/√3 आ गया। ठीक है बात? कहीं कोई डाउट? cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। निकाल लेंगे AC का लेंथ, वो हमें बाद में काम आने वाला है, अभी तो नहीं आएगा तुरंत, बाद में काम आएगा, तो उसको भी निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, तीनों साइड्स ट्राइंगल के पता कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या साइड्स है। एक पहले से पता है AB 5 है, BC एंड AC हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू 5 है, हाइपोटेन्यूज निकालना है हमने। cos 60 √3/2 यूज कर लिया, 10/√3 आ गया। इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 10√3/3। 10√3/3 बन जाएगा ये, या फिर 10/√3 भी छोड़ सकते हैं, 10/√3 भी छोड़ सकते हैं, या फिर 10√3/3 भी लिख सकते हैं। दोनों सेम वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये AC का लेंथ आ गया। AC की लेंथ कितनी आ गई? 10/√3, या फिर 10√3/3 भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब क्या है? अब परपेंडिकुलर का लेंथ है। परपेंडिकुलर का लेंथ कैसे निकलेगा हमारे पास? यूज करते हैं हम लोग tan थीटा। tan 60 कितना हो जाएगा? tan 60 निकालो, tan 60 क्या आ जाएगा? tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
tan 60 डिग्री होता कितना है, ये होता है √3। √3 इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस पे। परपेंडिकुलर में पता नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है, बेस क्या है 5। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5√3। परपेंडिकुलर हो जाएगा 5√3। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना मूव किया ये, पहले तो 5 मूव किया, फिर कितना और मूव किया, 5√3 और मूव कर गया। 5 + 5√3 हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस हो जाएगा 5 + 5√3। बहुत लोगों ने ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी भी कर दिया, बट ए सी में तो कोई एरो मार्क नहीं किया ना। जो एरो है सिर्फ वही पाथ है, पाथ क्या ए बी फिर बी सी, पाथ क्या ए से बी गया बी से सी गया। ए सी में कोई मूवमेंट नहीं है, ए से बी गया बी से सी गया, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो गया इसका, ए बी प्लस बी सी, डिस्टेंस हो गया ए बी प्लस बी सी। 5 + 5√3 डिस्टेंस हो गया ए बी प्लस बी सी, डिस्टेंस हो गया ए बी का लेंथ प्लस बी सी का लेंथ, तो वो हो जाएगा 5 + 5√3। डिस्प्लेसमेंट कैसे मार्क करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मार्क करने का तरीका, पहले इनिशियल पॉइंट को मार्क करो, फाइनल पॉइंट को, ए से सी तक जा रहा है तो ए पॉइंट को मार्क करो और सी पॉइंट को मार्क करो, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये लेंथ ए सी का लेंथ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10√3/3, या फिर चाहो तो क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, पाइथागोरस से भी सॉल्व कर सकते हो। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू है 5√3। 5√3 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25 × 3। बेस का स्क्वायर कितना है, बेस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर तो 25, ये पूरा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 25 × 3 + 25 तो हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो ये आ जाएगा 25√3 + 25, तो ये आ जाएगा 75 + 25 100। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आनी चाहिए 10। हम लोगों ने कहीं ना कहीं tan किसमें हमने मिस्टेक किया, हम लोगों ने मिस्टेक किया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, cos 60 में हमने मिस्टेक कर रखा है, तभी सारा कुछ गलत आ रहा है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। भाई मुझे लगा कहीं ना कहीं तो हमने मिस्टेक किया, इसलिए मैं उसको कई बार रिपीट कर दिया कि वहाँ पे कहाँ मिस्टेक है। sin 60 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2। cos 60 1/2 हमने यूज करना था। हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 2, सिंपली 10 आ जाएगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी आएगी, हाइपोटेन्यूज की लेंथ आएगी 10, हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ जाएगी 10। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एसी का लेंथ जो कि 10 आ रहा है, दोनों मेथड से 10 ही आने वाला है, ठीक है। 10/√3 गलत था बिकॉज मिस्टेक किया था, मिस्टेक था cos 60 की वैल्यू, cos 60 1/2 होती है, √3/2 नहीं होती। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, √3/2 नहीं होती है। 10 आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 10 आ रही है, दो मेथड से, एक डायरेक्टली cos 60 यूज करके निकाल सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। दो मेथड्स हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ जो गलत चीज़ है उसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। 10√3/3 वो ये गलत है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज cos 60 की वैल्यू हम लोगों ने गलत चूज कर ली। क्लियर है सारा कुछ। cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है हाफ। तुमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद रखना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मिस्टेक हो सकता है। एक बार मैं सारी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री के नोट कर देता हूँ, तुम लोग इसको देख लो, जिनको नहीं आता वो नोट कर लो, जिनको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद नहीं रहती वो नोट कर लो एक बार। क्या है वैल्यूज, एंगल्स क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। स्पीड में फंबल हो गया था एक तरीके से, मतलब मैं भूल गया, मतलब भूला तो नहीं था वैल्यूज, बस गलत हो गया था, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू हो गई। अब हमने क्या नोट करना है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 होता है 1/2। साइन 45 होता है 1/√2। साइन 60 होता है √3/2। साइन 90 होता है 1। कॉस 90 होता है, कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 90 होता है 0। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हो जाएगा 0/1, कितना हो जाएगा 0। 1/2/√3/2 क्या होगा, 1/2/√3/2 करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2 × 2/√3, क्योंकि रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√3। ये दोनों नंबर सेम, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा।
यहाँ आ जाएगा √3 और यहाँ आ जाएगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो ये वैल्यूज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज को जरूर याद रखना, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर ये वैल्यूज याद नहीं है तो। स्पेशली मैं बोल रहा हूँ किसके लिए, जो लोग बायो ऑप्ट करने वाले, जो मेडिकल के लिए ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर बायो वाले स्टूडेंट्स इनको याद नहीं करते अच्छे से, फिर उन्हें बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज याद रखना, ठीक है। cos 60 कितना होता है, cos 60 हाफ होता है, cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, sin 30 हाफ होता है, sin 60 कितना होता है, √3/2, cos 30 कितना होता है, वो √3/2 होता है। ये सारे वैल्यूज याद रखना, क्लियर है। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री के इस टेबल को याद रखना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। एक छोटा सा काम तुम करना, एक छोटा सा काम करना, जितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए आज, सारे क्वेश्चन में चेक करना कि डिस्टेंस बढ़ा है या डिस्प्लेसमेंट बढ़ा है। सारे क्वेश्चन में चेक करना कि डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ी है। हमेशा हमेशा डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या फिर वर्स्ट केस में इक्वल हो सकती है। हमेशा डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या फिर वर्स्ट केस में इक्वल हो सकती है। कभी भी डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती, कभी भी डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती, कभी भी तुम्हारा पाथ लेंथ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। तुम्हें जितना जहां तक पहुंचना है तुम्हें उससे ज्यादा चलना पड़ेगा या फिर तुम्हें इसके इक्वल चलना पड़ेगा। कभी भी तुम कम चल के दूर तक नहीं पहुंच सकते हो। बात समझ में आया? कभी भी तुम कम चल के बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकते हो। अगर तुम्हें दूर तक पहुंचना है तुम्हें ज्यादा चलना होगा, बहुत चलना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हारा कुछ चलना वेस्ट भी हो जाए, तुम्हें कभी कुछ ज्यादा चलना पड़ता है। डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो यहीं पर आज हम लोग कंप्लीट करते हैं लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। फिर हम लोग काइनेमेटिक्स के इक्वेशन पढ़ेंगे, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत कैलकुलस के बारे में भी पढ़ेंगे कि एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। और साथ में हम लोग ग्राफ्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्राफ्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। 7 या 8 लेक्चर में तुम्हारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैक्सिमम 2 वीक्स में तुम्हारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर डेली का 3-4 लेक्चर होगा तो फिर 2 वीक्स में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर लेक्चर का फ्रिक्वेंसी कम रहता है किसी बैच में अगर लेक्चर का फ्रिक्वेंसी कम रहता है तो वहां पर ये थोड़ा मतलब 8 लेक्चर का है, 8 लेक्चर में तुम्हारा मोशन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर को।